अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, एंट्रोपी आएगा और कार्नोट साइकिल। ये तीन चार जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, कई मरतबा पेपर में आ चुके हैं, ये हम पहले करेंगे। इसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ वर्क डन की चीज़ें हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये चीज़ें उसके बाद। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नोट्स में आपको दो जगह मिलेगा, एक स्टार्टिंग में और एक यहाँ जो मैंने ओपन किया हुआ है। जो मैंने ओपन किया हुआ है ये आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी एप्लीकेशंस, उसके मुताबिक है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा उसी के मुताबिक है। तो मेरी सजेशन तो यही है कि जो नोट्स में ये वाला पोर्शन है आप ये प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट लॉ के हवाले से। जो पिछला पोर्शन है वो आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, गो थ्रू करेंगे इन अ सेंस कि कोई उसमें ऑब्जेक्टिव की बातें हों तो वो आपको पता लग जाए, कुछ फॉर्मूले हों एक्स्ट्रा वो पता लग जाए। इस हवाले से फर्स्ट लॉ है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बहुत सिंपल वर्ड्स में बात की है मैंने। जिस तरह हम फ्लूइड में पढ़ के आए थे, वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बर्नौली इक्वेशन की शक्ल में है। इसी तरह यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ की शक्ल में है। इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो किरचॉफ रूल, वोल्टेज रूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मॉडिफाइड फॉर्म होगी एंड सो ऑन। फर्स्ट लॉ ये कहता है जब आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो दो जगह इस्तेमाल होती है। एक तो इंटरनल एनर्जी तब्दील करने में, दूसरे वर्क डन करने में। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूँ ना तो ये लिखा जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। क्वाइट इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हीट आपने प्रोवाइड की, उसने इंटरनल एनर्जी चेंज की और वर्क डन किया। फर्स्ट ईयर में आपने एग्जांपल पढ़ी थी, हम खाना खाते हैं तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इस फर्स्ट लॉ की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। आप जो फूड इनटेक करते हो वो असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका एक हिस्सा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और दूसरा हिस्सा वर्क डन। वर्क डन ये जो हमारा बोलना, उठना, चलना, दौड़ना, भागना, ये होता है। तो इंटरनल एनर्जी ये क्या होती है, इसको ज़रा समझना है। एक सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल के अंदर केमिकल आ जाती है, ग्रेविटेशनल आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में लीनियर या ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल
और रोटेशनल। तो इन सब का सम इंटरनल एनर्जी बनेगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो इन तमाम एनर्जीज का सम, इसको यू से शो करते हैं, और चेंज जो होता है डेल्टा यू से। और ये आपके पास इक्वेशन नज़र आ रही है लास्ट में, ये आपका फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट इसके अंदर जी, फर्स्ट लॉ को अगर आपने समझना है, इसमें एक बात आप नोट करेंगे, अगर हम वर्क डन करते हैं ऑन द सिस्टम तो वो नेगेटिव होगा। ये चीज़ नोट करें यहाँ पर, ये चीज़। और अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह सिस्टम में एनर्जी एंटर हो रही है, पॉजिटिव साइन, लीव कर रही है, नेगेटिव साइन। तो इसी हवाले से जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करती है तो डेल्टा यू नेगेटिव, और जब इंक्रीज़ करेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव। नेगेटिव डेल्टा यू का मतलब डिक्रीज़ इन टेम्परेचर होगा, और पॉजिटिव डेल्टा यू का मतलब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू ज़ीरो होता है। वजह यह है, आपका सिस्टम घूम घाम कर इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन की वजह से जो चेंज है डेल्टा यू का, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम, तो चेंज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू नेगेटिव होगा। अब हैं इसकी एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी ना सिस्टम में एंटर होती ना बाहर निकलती। यानी सिस्टम अगर एक्सपेंड करता है, वर्क डन करता है, तो इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पर करेगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ऑन द अदर साइड, अगर सिस्टम पर वर्क डन किया जाए तो हम जो वर्क डन करेंगे वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला जाएगा, क्योंकि अब कोई हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर जा नहीं सकती। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, राइज करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह शो किया जाता है। ग्राफिकली देखा जाए तो इसका ग्राफ बॉयल लॉ से मिलता जुलता, लेकिन इसका स्लोप ज़्यादा होता है, स्टीप होता है। तो ये यहाँ पे स्टीपर होता है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, इसका मतलब है अगर मैं सिलेंडर और पिस्टन की बात करूं तो पिस्टन की पोजीशन कांस्टेंट करनी पड़ेगी। जैसा प्रेशर कुकर फिक्स हो गया, पिस्टन अब हिल नहीं सकता, तो आप जितना भी हीट एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी में तो जाएगी, वर्क डन नहीं करेगी, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ये लिखा हुआ है।
और जब आप इसको पुट अप करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डेल्टा यू क्यू के बराबर आता है। इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें ना तो एक्सपेंशन होती ना कंप्रेशन होता। सिस्टम जिधर है उधर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबेरिक भी बोल देते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा सिस्टम जो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन करता है। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा वी, ये पीछे अभी प्रूव आएगा, करेंगे हम। मैं ज़रा आगे से आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। अब जो इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन आपकी, वो होती है डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू में अगर आप P डेल्टा वी लगा दें तो ये लग गई इक्वेशन आइसोबेरिक प्रोसेस की। यानी जो पहला आपका जो लॉ की इक्वेशन है वो आइसोबेरिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। इसके अंदर कंप्रेशन भी है और एक्सपेंशन भी है। जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये एक्सपेंशन को शो कर रही है। अगर आप इसको कंप्रेशन की तरफ लेकर आओगे तो W नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, U पॉजिटिव होगा और डेल्टा Q नेगेटिव हो सकता है। सिस्टम से एनर्जी बाहर जा सकती है, ठीक है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, नेक्स्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। अब जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे, T हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब है U जो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी, ये भी हो गई कांस्टेंट। तो इट मीन्स डेल्टा U 0 हो गया। ये इक्वेशन आ गई आइसोथर्मल की। और मेन के अंदर डेल्टा U 0 करेंगे तो डेल्टा Q W। इसमें एक्सपेंशन भी है, कंप्रेशन भी है। एक्सपेंशन के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो कोई वर्क डन नहीं करेगी। और ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। यहाँ लगता है बॉयज़ लॉ, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, थोड़ा सा स्लोप इसका कम होता है। इस ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं। इंटरनल एनर्जी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी भी एक लिहाज से स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कि आपके सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पहले पढ़ लिया था हमने। इसमें हम इंटरनल एनर्जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी टाइप्स। जी, अब आ गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दो इम्पोर्टेंट लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि सिस्टम को हीट एनर्जी दी जाए तो वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा। सेकेंड लॉ ये बताता है कि हम किस तरह से वर्क डन में हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर, मेथड हमें सेकंड लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ जस्ट एक इन्फो दे रहा है, जबकि फर्स्ट लॉ इन्फो दे रहा है। सेकंड लॉ हमें उसकी एप्लीकेशन बता रहा है। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं।
और दोनों स्टेटमेंट्स दो इंजन्स या हीट पंप या दो मशीन्स की वर्किंग को डिस्क्राइब करती हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब, क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो डिस्क्राइब करती है हीट इंजन की वर्किंग को, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को। तो इसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है हीट इंजन। यानी हीट इंजन को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम सेकेंड लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो हीट इंजन डिवाइस है जो हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर देते। हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस हीट इंजन है। हीट इंजन का जो वर्किंग रूल है वो ये है कि इसके अंदर एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, एक लो टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर बॉडी से, जिसे हॉट रेजरवायर भी कहते हैं और इसको हीट रेजरवायर भी कहते हैं, यहाँ से हीट एनर्जी लेता है। सिस्टम हॉट रेजरवायर से हीट एनर्जी गेन करता है, कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट करता है और बाकी कोल्ड रेजरवायर, जिसे सिंक कहते हैं, को रिजेक्ट कर देता है। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ये अगर आपके पास हॉट रेजरवायर है तो ये इसका पाथ है हीट एनर्जी का। ये आपका लगा हुआ है इंजन खुद, ये हीट इंजन है और ये हिस्सा वर्क डन कर रहा है। और नीचे आ गया सिंक, तो ये सिंक आ गया और ये हीट रेजरवायर आ गया। यहाँ से हीट एनर्जी एंटर होगी Q1 और Q2 रिजेक्ट होगी। दोनों का फ़र्क, दोनों का डिफरेंस W होगा। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, T1 ग्रेटर देन T2 होता है। यहीं से एफिशिएंसी निकालो तो वर्क डन यानी आउटपुट ओवर इनपुट 100%। W की वैल्यू पुटअप करके हल कर लो तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 100%। ये जी आपकी एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या रिलेशन दिए हुए हैं। इन्होंने 1 और 2 को H और C से शो किया है। डायग्राम वही है तकरीबन। हॉट रेजरवायर से हीट आ रही है, W वर्क डन हो रहा है और कोल्ड रेजरवायर को रिमेनिंग हीट रिजेक्ट हो रही है और ये वर्क डन आ गया जो कि QH और QC का डिफरेंस है और उसके नीचे एफिशिएंसी आ गई और ये उसका अगला रिलेशन। ये बात हम कर चुके। अब आ जाए रेफ्रिजरेटर पर। इसको हीट पंप भी कहते हैं। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स मशीन है। हीट इंजन में वर्क डन हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। हीट इंजन की बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपकी गाड़ियों का इंजन है, मोटरसाइकिल का इंजन है। गाड़ी या मोटरसाइकिल का जो हेड होता है वहाँ पे पेट्रोल, गैस या डीजल का जो मिक्सचर होता है वो बर्न होता है, वो हॉट बॉडी है। वहाँ से जो हीट एनर्जी आती है वो सिस्टम को यानी इंजन को रन करने में, पिस्टन्स को रन करने में इस्तेमाल होती है और बाकी हिस्सा रेडिएटर के थ्रू या एयर के थ्रू रिजेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट को। और हमारा एनवायरनमेंट
सबसे बेस्ट सिंक है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप वर्क डन करते हो और आप वर्क डन करके हीट का रिवर्स फ्लो चलाते हो। रिवर्स फ्लो का मतलब कि आपने एनर्जी देकर हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जाना है। आम फ्रिज, आम एसी, अंदर आपका फ्रिज का एनवायरनमेंट ठंडा होता है, बाहर कमरा गर्म है कंपैरेटिवली, लेकिन जो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो आप वर्क डन कर रहे हो, उससे उल्टा साइकिल चला रहे हो। क्योंकि नेचुरल साइकिल हाई से लो की तरफ फ्लो होता है हीट का, तो ये लो से हाई की तरफ हो रहा है। तो इसमें आपका जो इक्वेशन है, चूँकि वर्क डन आप करवा रहे हो तो, और सारा साइकिल अपने उलट कर दिया, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ये फार्मूला आएगा, जो कि पिछले फार्मूले का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। बाकी डायग्राम्स जो है बस यहाँ तक आपने ये आर्टिकल करना है। उसके बाद जो ये हिस्सा है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ये डायग्राम, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चाहे क्रॉस कर दीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये हीट इंजन हो गया। नीचे से ये लिखा हुआ भी है कि आप इसको बोलते हो हीट पंप। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इस पे अगर आपको आपने इतना नहीं करना, बस ये है कि इसमें टिपिकल जो एयर कंडीशन वगैरह हैं उनकी जो रेट है हीट एनर्जी निकालने का और वॉटेज वो दी गई है 10,000 BTU। ये ब्रिटिश से थर्मल यूनिट होते हैं और इनकी पावर 1500 से 3000 वाट। वो डिपेंड करता है कि 0.75 टन है, 1 टन है, 1.5 या 2 टन है, एक्सेट्रा। सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट तो हम कर चुके हैं। ठीक, स्टेटमेंट आ गई। अब पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू अंडरगो a process in which it absorbs heat from a reservoir at a single temperature and convert the heat completely into work, mechanical work obviously, with system ending the same state। यानी आप किसी हीट रेजर्वायर से हीट एनर्जी ले रहे हो और विदाउट रिजेक्टिंग इट टूवर्ड्स द सिंक सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हो। ये पॉसिबल नहीं होता। ये आपके कहलाती है केल्विन स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट केल्विन है, शायद मैंने पीछे कोलोसिस बोला था, तो पहली स्टेटमेंट केल्विन स्टेटमेंट है हीट इंजन से मुतल्लिक़। और जो अगली स्टेटमेंट है वो है क्लॉसियस, रेफ्रिजरेटर से मुतल्लिक़। अच्छा, केल्विन स्टेटमेंट को आप बहुत सिंपल अल्फाज में बयान कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट अ सिंक। सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से अगली स्टेटमेंट बनेगी रेफ्रिजरेटर से मुतल्लिक़, it is impossible to cause heat to flow from a body at low temperature towards a body at high temperature without the expenditure of energy। एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर हीट का रिवर्स साइकिल मुमकिन नहीं। ये आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ये लिखिए सामने। ठीक है, अच्छा जी।
ये दो लॉ हो गए आपके, ये इनकी डायग्राम आ गई। ये पहली स्टेटमेंट की डायग्राम है कि आप जब हीट एनर्जी बनाते हो तो वर्क डन करना लाजमी है, लेकिन हीट एनर्जी रिजेक्ट करना भी लाजमी है। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। इसी तरह वर्क डन किए बगैर रिवर्स साइकिल चलाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये है जी आपकी दूसरी स्टेटमेंट की डायग्राम। ये आपको बनानी है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है। आगे जहाँ तक क्यू का ताल्लुक है उसको आप क्यू सी क्यू एच में शो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 1 2 कर दें। ये मैंने एच कर दिया, सी लिखा हुआ था। अब आ रहा है आपके पास कॉर्नोट साइकिल या इंजन, इसको इंजन भी कहते हैं। कॉर्नोट इंजन या साइकिल सऊदी कॉर्नोट ने डिवाइस किया था। अब सऊदी कॉर्नोट ने जो ये इंजन बनाया था, ये हाइपोथेटिकल इंजन था। इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल है, बट नॉट 100%, नॉट 100%। याद रखिएगा, 100% आइडियल होता है और कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, याद रखेंगे आप। ठीक है, अलबत्ता ये जो प्रोसेस है कॉर्नोट का, ये फ्रिक्शन से फ्री है, फ्रिक्शन फ्री सिस्टम है। ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। प्रोसेस दो हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। पहले 2 प्रोसेस एक्सपेंशंस के हैं बिल तरतीब। पहले आइसोथर्मल है एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यानी सिस्टम को पहले हम एक्सपैंड करेंगे फिर कंप्रेस करेंगे, इसी तरतीब से तो सिस्टम वापस अपनी असल जगह पर आएगा। तो ये एक रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल या साइक्लिक, जो इनिशियल स्टेज पे वापस आ जाए, और जो सिस्टम वापस नहीं आता वो ऑब्वियसली नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, जो आपके प्रोसेस हैं उनको हम इस डायग्राम से शो कर रहे हैं, और ये 4 आपके और फिगर्स बनी हुई हैं। इसमें डायग्राम मैं यहाँ डेवलप कर रहा हूँ। पहला आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर करनी पड़ेगी, Q1। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी यहाँ भी एक्सपेंशन होगी। ये आपका पहला प्रोसेस बना हुआ है, और नंबर 2 पे दूसरा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में आपको ये नज़र आ रहा है एनर्जी एंटर हो रही है। अब सिस्टम हो जाएगा आइसोलेटेड, और अब आप इसको फिर एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और सिस्टम आ जाएगा A से B था, B से C पर। अब आगे आप कंप्रेस करोगे, C से D पर आ जाएगा आइसोथर्मली। तो कंप्रेशन के दौरान जो आप वर्क डन कर रहे हो वो हीट की शक्ल में खारिज हो जाएगा, ताकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे। और बिल्कुल एंड पर अब वापस चले जाओगे एडियाबेटिक कंप्रेशन में। तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो Q1 माइनस Q2 का फ़र्क होगा, और एफिशिएंसी पहले की तरह W/Q1, और
ये होता है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100%। इसको हम एक और शक्ल में लिखते हैं जो कि है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100%, क्योंकि Q2 और Q1 T2 और T1 के बराबर होता है। यहाँ पर अब आगे हैं ज़रा, यहाँ जो कैलकुलेशन है आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास हीट एनर्जी है जो आप लोग एक प्रोवाइड करते हो हाई टेम्परेचर पर, जो सिस्टम में एंटर हो रही है, NRH log VB माइनस VA, ये AB कर्व के दौरान। अब ये रिलेशन पीछे मौजूद है, जो वहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे, फिलहाल इसको एज सच करेंगे। सेकंड रिलेशन QC रिजेक्टेड हीट का, जिसे हम Q2 कहते हैं, तो सेम रिलेशन है, सिर्फ नेगेटिव साइन है। दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 लॉग डिवाइड हो रहे हैं, उनको जब सॉल्व किया जाता है वी गेट दिस रिलेशन, और यहाँ से हमारा रिलेशन प्रूव होता है। ये जो रिलेशन आपके पास आए हुए हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऊपर की क्वेश्चन आपको लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 12, इसी का सॉल्यूशन है। अगर आप करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते लीव इट। अलबत्ता इसका रिलेशन का जो रेफरेंस है ये वाला आपको देना है कि हीट एनर्जी की रेशो टेम्परेचर्स की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स की रेशो के इक्विवेलेंट होती हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आप 1 माइनस Q2 ओवर Q1 पढ़ते हो तो यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 ओवर T1 भी होता है। बस ये असल में बात बतानी। तो ये बीच की कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहते ना करो, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल एंड सेकंड लॉ याद रखिएगा, कोई भी हीट इंजन कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता वर्किंग बिटवीन द टू सेम टेम्परेचर। यानी आपके पास जितने भी कार्नोट साइकिल हैं और आम जो इंजन हैं, अगर उनके सेम टेम्परेचर हैं, हाई और लो टेम्परेचर रिजर्वायर के, तो एफिशिएंसी में कार्नोट इंजन सबसे ज़्यादा होगा। और अगर डिफरेंट कार्नोट इंजन है, उनका हाई और लो टेम्परेचर बराबर है, तो इनकी एफिशिएंसी आपस में बराबर होगी, चाहे वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो जाए। ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। All Carnot engine operating between the same two temperatures have same efficiency irrespective of the nature of working substance। यानी पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, गैस का इंजन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे जो टेम्परेचर स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसे केल्विन स्केल कहते हैं। इसके ज़रिए लो टेम्परेचर मेजरमेंट ज़रा इजी हो जाती है, क्योंकि जो आपके मरकरी टेम्परेचर है ना, वो एक ख़ास टेम्परेचर के नीचे नहीं जा पाते, जबकि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो तक को चला जाता है। और याद रखिएगा 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वो टेम्परेचर जिस पर वाटर का सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज तीनों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये बस आपने करनी थी चीज़ें। जहाँ तक एंट्रोपी का ताल्लुक है, एंट्रोपी असल में डिसऑर्डर है। वही कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। सिस्टम जितना डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा एंट्रोपी बढ़ती जाएगी।
या एनर्जी अनअवेलेबल होती जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज़ करती जाएगी। इसको अगर आप बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू पी डी वी के बराबर, ये पी डेल्टा वी के बराबर, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से एन आर टी ओवर वी के बराबर, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो ना तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी जो अभी मैं लॉग वाली इक्वेशन पढ़ा कर आया हूँ। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाती है। इसको इंटीग्रेट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास वैसे लॉग वी, अगर इसमें अपर एंड लोअर लिमिट है ना ए एंड बी, तो बाकी फार्मूला लॉग वी बी माइनस लॉग वी ए आ सकता है। और ये ज़ाहिर बात है क्यू की शक्ल में आ जाएगा। फिर जहाँ तक इसका अपना फार्मूला है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी, इसमें एस चेंज इन एंट्रोपी है। बाकी एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, वरना आमतौर पे एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है नेचुरल फिनोमेना में, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद है नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट, पहले ही पढ़ चुके हैं, देन कार्नोट इंजन, ये सारा हम काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक थे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।